पीओके चला गया, हम देखते रहे, या यूं कहें कि जाने दिया। आएगा पीओके, बिल्कुल आएगा। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता रहा और उस वक्त की सरकारें बैठी रही एलओसी के नाम पर, लेकिन सब कुछ होता रहा। क्या दक्षिण में भी ऐसी ही साजिश रची गई है? जी हां, दक्षिण में भी ऐसा ही कब्जा हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। आज देश का सवाल इसी बड़ी चर्चा पर। लोकसभा चुनाव के बीच नाम आया है दक्षिण का रामेश्वरम से 19 किलोमीटर दूर कच्चा थीवू द्वीप को लेकर। दरअसल 1974 में कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। अब आरटीआई से जानकारी मिली है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक समझौते के तहत कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। आरटीआई के जरिए कच्चा थीवू द्वीप को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसको लेकर के सियासी बवाल मच गया है। हमारी जमीन हमारे पास और श्रीलंका को सौंप दी। कांग्रेस पर बीजेपी जमकर प्रहार कर रही है तो कांग्रेस भी बचाव की मुद्रा में आ गई। अब सवाल यह है कि दक्षिण जहां बीजेपी कमजोर है, क्या वहां कच्चा थीवू एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या लोग एक एक इंच जमीन को लेकर के जैसे भावुक होते हैं, दक्षिण के लिए कच्चा थीवू क्या वैसा ही सेंटिमेंट बनेगा जो कि पीओके बनता है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। प्रधानमंत्री होमवर्क करके आते नहीं है। इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्दे पर एक आरटीआई हुई। वो आरटीआई में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं। उसमें लिखा है, दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इन्हीं की सरकार कह रही है कि ना कोई जमीन श्रीलंका को दी, ना उनसे कुछ लिया। इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ इसी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए जो बांग्लादेश चाहता था वो किया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया और बेचारे जयशंकर जी, अब उनको मजबूरी है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। जरा कोई जयशंकर जी से पलट के पूछ ले कि साहब आप तो चीन के एम्बेसडर रहे हुए हो, क्या हो रहा है? 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, क्यों नहीं जवाब देते? क्या किया इन लोगों ने? बात चीन की हो रही है, चले गए श्रीलंका। न भूगोल की जानकारी, न इतिहास की जानकारी, न होमवर्क करते हैं, चले आते हैं साहब, कभी जो मुंह उठा के कुछ बोल देंगे और लोग मान जाएंगे। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह से हल्की बातें करना। तो देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि क्या कांग्रेस ने श्रीलंका को कच्चा थीवू द्वीप, भारत का कच्चा थीवू द्वीप गिफ्ट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट? दूसरा, क्या कांग्रेस की सरकार ने सीमाओं का ध्यान ही नहीं रखा? तीसरा, कच्चा थीवू पर रिपोर्ट का क्या कोई चुनावी कनेक्शन है? और चौथा, क्या कच्चा थीवू अब दक्षिण में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ नेहा जोशी हैं बीजेपी से, दीपक झा हैं कांग्रेस से,
वेंकट नारायण है वरिष्ठ पत्रकार, महेश सचदेव हैं पूर्व एम्बेसडर, अनुराग नायडू हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले नेहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर तो पलटवार कर रहे हैं पवन खेड़ा ये कहते हुए कि आपको अपने ही फैक्ट्स नहीं पता। 2014 तक यहां पर राइट्स थे, फिशिंग राइट्स थे, उसके बाद चले गए। आप हमसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं? ये तो आपने एक किस्म से दे दिया। आरटीआई की इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ ही जाती है, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप म्यूट है नेहा। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। जी, नमस्कार। देखिए, पवन खेड़ा जी की बात मैं अभी सुन रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि पवन खेड़ा जी हैं या कोई और है। लेकिन पवन खेड़ा जी जो बात कह रहे हैं कि फिशिंग राइट्स हमारे पास थे। अब आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आज आपने पैनल में यहाँ पर बिठाए हैं, कि जो हमारे देश का अभिन्न भाग है, जो एरिया हमारे देश में आता है, वहां पर हमें फिशिंग राइट्स या किसी भी और प्रकार के अधिकार के लिए किसी देश से परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है? ये सवाल पवन खेड़ा जी को अपने नेताओं से, उस पार्टी से जिस पार्टी ने बहुत सालों तक इस देश पर शासन किया और अक्साई चीन से लेकर तमिलनाडु तक बहुत सारी जो जमीन थी वो पड़ोसी देशों को केवल दान में या डर के मारे इसलिए दे दी क्योंकि इनमें मादा नहीं था खड़े होने का अपने देश के साथ। तो ये सवाल हमसे नहीं पूछा जा रहा है, ये अपने आप पर उन्होंने सवाल दागा, सेल्फ गोल किया है कि जो हमारे देश का हिस्सा है। आप नोएडा में रहते हैं, अब नोएडा में कोई राइट्स चाहिए क्या? हमें पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा, किसी और देश से पूछना पड़ेगा? ये कैसे मजाक है? तो आई थिंक व्हाट वी सी राइट नाउ इज कि उन्होंने एक सेल्फ गोल किया है। जयशंकर जी केवल एक नेता नहीं है, वो एम्बेसडर रहे हैं, डिप्लोमैट रहे हैं और चाइना में उन्होंने सर्व किया, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो हमारे आस पड़ोस की जो देश हैं उनकी रणनीति को, डिप्लोमेसी को। मुझे लगता है कि इससे पहले कोई ऐसा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हुआ है जो इतना क्वालिफाइड हो, और जिस तरीके के डिप्लोमेटिक स्ट्राइड्स इंडिया ने पिछले कुछ सालों में किए हैं। तो आज पवन खेड़ा जी अपनी थोड़ी बहुत कटी छटी नॉलेज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों पर आज कांग्रेस पार्टी और उनकी तमाम सरकारें जो इस देश में रही हैं वो कटघरे में है और पूरा देश आज यही सवाल पूछ रहा है कि क्यों भारत का इंटेग्रल पार्ट जो जगह थी, जो हमारी सीमा में आती थी, हमारा जिन पर हक था, क्यों वो पड़ोसी देशों को दे दिया गया। ठीक ठीक ठीक। जैसे ही चीन को यूएन के लिए सीट दे दी, जैसे ही कहा कि कोई बात नहीं, ये तो एलएसी है, हमारे यहाँ पर तो कुछ होता नहीं है, लद्दाख का कुछ हिस्सा दे दिया, वैसे ही क्या कच्चा थी वो दे दिया? जवाब दीजिए दीपक झा, जो नेहा कह रही है। जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। सचिन भाई, सबसे बात ये आती है, सबसे बड़ी बात सवाल मोदी जी करते हैं। मोदी जी की बातों को आज आप गहराई से लेते हैं, सिर्फ शायद कुछ ही लोग होंगे जो इनकी गहराई से लेते हैं। मोदी जी की बात का क्या करें बताइए ना। मोदी जी कहते मैं चाय बेचता था, और मोदी जी चाय बेचते बेचते 1987 में ईमेल का इस्तेमाल करते थे, डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करते थे। आज देश में जो वर्तमान में चाय वाले लोग होते हैं उनके पास शायद डिजिटल कैमरा और इतनी सारी चीजें नहीं होती थी। तो मोदी जी बताए कौन से चाय वाले थे, कौन से चाय वाला भी डिजिटल पेमेंट बात नहीं है सचिन। मैंने सवाल क्या पूछा सर? आप फिर वही देखिए, पर्सनल चीजों पे क्यों जा रहे हैं भाई? पीएम ने जनता को बताया, आज से पहले मेरे को पता नहीं था कच्चा थी वो किसने गिफ्ट कर दिया भाई। आजादी के बाद तक कच्चा थी वो यही था, 74 के बाद जो है आप जान नहीं सकते। फिर अगर आपको नहीं पता था मुझे बताइए ना, फिर इसका आप फैक्चुअल तरीके से जवाब दे दीजिए। मैंने नेहा से पहला सवाल पूछा कि भैया गलती आपकी, आरटीआई तो आपके खिलाफ है। अब बीच में बोलिए मत, अब आप जवाब दीजिए सचिन जी, थोड़ी सी आवाज इनकी ऊंची कीजिए। हाँ, तो बात यह है, आज ये बात बताइए कि नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश को 17,160 एकड़ जमीन क्यों दे दिए, 111 गांव क्यों दे दिए 2015 में? बताइए, जवाब दीजिए। 51 गांव के बदले 111 गांव क्यों दे दिए? इसका जवाब दे दीजिए। यही मोदी जी थे और यही इनकी असम सरकार थी 2011 में विरोध किया था जब इसको मनमोहन सिंह पास कर रहे थे। तो इन्होंने एक वक्त विरोध किया, तब सत्ता में तो दे दिए, गोल में खेलने लगे। तो बांग्लादेश को क्यों दिया? सवाल ये बनता है आपसे। कच्चा थी बाबा, मैं कहता हूँ अगर दे दिया हमने, आपके हिसाब से आपने पढ़ लिया, एक आरटीआई किसी ने लगा दिया, तो आरटीआई किसी ने लगाया? दूसरी बातें बताइए, तो क्या मोदी जी अभी कच्चा थी को ला सकते हैं? 10 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए आपको, आप तक अभी नींद नहीं खुली थी आपको। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चुनावी जुमले हैं। मोदी जी चुनाव में सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, देश जान चुका है। पीओके लाने वाले थे, आप ला चुके क्या?
सचिन भाई, दूसरी बात आप ये बताइए ना, पुलवामा हमारा देश है, हमारे देश का इंटीरियर पार्ट है, वहां पर 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? भाजपा ने आज तक आपको बताया नहीं। आपने आरटीआई लगाया, मैंने आरटीआई लगाया, लेकिन हमको नहीं पता चला कि 300 किलो कैसे आ गया। हम दिन रात चैनलों पे बैठ के पूछते हैं, बताओ मोदी जी, बताओ भाजपा के प्रवक्ता, कोई नहीं बता पाता। तो मोदी जी की तो मतलब आप जुमलेबाजी, ये मोदी जी की एग्जाम्पल्स हताशा, गिनवा करके मोदी जी जस्टिफाई की कर रहे हैं निराशा कच्चा थी सब वो, जाहिर हो चुकी है। नहीं आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि कच्चा थी वो इसलिए दे दिया? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं कि 2014 तक वो हमारा ही था। वहां पे हम सब लोग आते जाते थे, वहां पे हमारे मछुआरे जाते थे, भाई जाते थे। वहां कोई फैक्ट्री डालना होता तो आप डाल सकते थे, डालिए तो फैक्ट्री जब अगर आपको हमारा लगाना था तो तो। हमारा क्यों नहीं, लेकिन ये जवाब मैं मांग रहा 2014 हूं ना। के बाद 74 तक जो हमारा था, वेंकट जी, वेंकट जी, क्योंकि जी मेरे को समझ नहीं आई। अब दीपक झा जो फैक्ट रख रहे हैं, या तो इनके पास अभी पूरे फैक्ट नहीं है, या आरटीआई से इन्फॉर्मेशन इतनी मिली है। आप बहुत अच्छे जानकार हैं वेंकट जी, उस पूरे एरिया को, वेंकट जी आप उस पूरे एरिया को अच्छे से जानते हैं। ये क्या है कच्चा थी वो, और कैसे जो है इस वक्त उसकी एंट्री होती है? अगर दीपक जी बोलना खत्म कर दें तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए सर, मैं बात आपसे ये है बात ये है कि ये समय किसकी गलती है वगैरह ढूंढने का समय नहीं है। बात ये है कि कच्चतीव अब श्रीलंका के कब्जे में है, लेकिन मछुआरे जो तमिलनाडु और दूसरे पुदुचेरी वगैरह जगहों से मछली पकड़ने के लिए जाते थे और वहाँ अपने नेट्स को स्प्रेड करके आराम करते थे। वहाँ एक सेंट एंथनीज चर्च बोल के है कच्चतीव में, वहाँ जाके क्रिश्चियन फेस्टिविटीज जब भी होते हैं वहाँ जाया करते थे वगैरह। तो जैसा कि आज जयशंकर जी ने कहा कि ये गंभीर समस्या है। पिछले 20 साल में 6,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मछुआरों डिटेन किए गए थे श्रीलंका में, और 1100 से ज़्यादा उनके फिशिंग वेसल्स वो सीज किए गए हैं। और वो कह रहे थे कि वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन, इसका कोई समाधान निकालना होगा और श्रीलंका के सरकार के साथ बैठ के डिस्कस करके कोई भी समाधान निकालना है। ये बेसिक प्रॉब्लम ये है, मैं समझता हूँ। और ये समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिशरमैन का लाइवलीहुड की सवाल है, और सिर्फ इंडिया के तमिलनाडु के नहीं, जाफना के मछुआरों का भी। और इंडियन फिशरमैन जब इस इलाके में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, ये बॉटम ट्रॉलिंग बड़े बड़े शिप्स लेके जाते हैं, एक बहुत बड़ा समस्या है। तो काफ़ी डैमेज वगैरह होता है। इसलिए हम समझते हैं कि जयशंकर जी जैसा कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि श्रीलंका के सरकार के साथ बैठ के इसका कोई समाधान निकालना होगा। ये समाधान ऐसा हो कि मछुआरे जो इंडियन है और श्रीलंकन है, ये दोनों वहाँ कच्चतीव में जाना चाहिए और वहाँ मछली पकड़ने का परमिशन दिया जाना चाहिए। और जैसा कि एक बार प्रेसिडेंट कलाम कह रहे थे कि ऐसा कोई समाधान निकाले, कुछ दिन, एक हफ्ते में 3 दिन तमिलनाडु और इंडियन फिशरमैन वहाँ जा सकते हैं, बाकी 3 दिन जाफना और श्रीलंका के फिशरमैन वहाँ जाके फिशिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। ये जितना जल्दी निकाला जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये इलेक्टोरल रेटोरिक से बात नहीं बनेगी। इससे कितने तमिल वोटर्स इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और बीजेपी की वोट डालेंगे और डीएम के खिलाफ हो जाएंगे, ये हम कह नहीं सकते। बात यह है कि ये मुद्दा अब एक सीरियस मामला हो गया है। जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मिलके इसका समाधान निकालना चाहिए। ठीक है महेश जी, आप क्या ये इतना आसान है जनता के बीच, क्योंकि चुनाव चल रहा है, पार्टियां कुछ भी कह देती हैं। आप तो सर एम्बेसडर रहे हैं, आपने देखा है, इतना आसान है कह देना कि हमने बांग्लादेश के कुछ गांव दे दिए बांग्लादेश को, इसलिए कच्चा थी वो दे दिया। मतलब एक तरीके से जस्टिफाई करना कि जैसे दे दी, या फिर जैसे चीन जो है क्योंकि वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है, इसलिए वो अंदर घुसता गया और हमने उसको घुसने दिया। तमाम तरीके की जो नैरेटिव्स है, असल में है क्या सर ये नैरेटिव? जी, ये कथानक जो आप सचिन जी के पूछ रहे हैं मुझसे, इसके बारे में शुरुआत करना चाहूँगा ये कह करके कि हर भौगोलिक परिस्थिति
अलग होती है। उसका भूगोलिक ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक और भू सामरिक महत्व भी अपनी जगह पर होता है। और एक उभय पक्ष वार्तालाप से इसको आमतौर पे हल किया जाता है। सैनिक हस्तक्षेप की नौबत या धींगा मुष्टि की नौबत कम आती है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध आमतौर पर अच्छे रहे हैं। और ये एक द्वीप की के बारे में जो किंवदंती चलती आई हैं उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। शुरुआत के जो अभिलेख वगैरह है, सर, मैं आपका थोड़ा ऐतिहासिक सा प्रमाण लेवल जो जो है मिले वो हैं। थोड़ा बढ़वाता हूँ, आवाज़ कम आ रही है। जी सर, अब आप बोलिए। जी, तो ऐतिहासिक तथ्य जो हैं वो कुछ दोनों पक्षों के बीच में बटे हुए हैं। 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक ये इस द्वीप पर श्रीलंका के उस जमाने के राजा का कब्जा था। 16वीं शताब्दी से लेकर के 1974 तक भारत का इस पर कब्जा था और ये श्रीलंका को स्वीकार्य नहीं था। तो ये तो इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं। जहाँ तक भौगोलिक परिस्थिति का सवाल है वो आपके और पैनलिस्ट ने उसके बारे में और आपने खुद भी बात की है। 19 किलोमीटर भारत के तट से दूर है और इसका क्षेत्रफल सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर ही है। तो इतनी बड़ी तो नहीं है ये द्वीप। और इस पर सिर्फ एक चर्च के अलावा और कोई इस पर संपत्ति नहीं है, ना कोई उस पर लोग लड़ते हैं। मछुआरों के लिए ये द्वीप महत्वपूर्ण है, लेकिन ये द्वीप अकेले ही नहीं, वो उस तट जाफना पेनिनसुला से लेकर के रामेश्वरम तक का सारा जो भौगोलिक सागर संपत्ति अच्छा है, सर, एक उस एक पर एक चीज छोटी सी विवाद जानना चाहता उठता हूँ है। उसके बाद, क्योंकि नेहा का फ्रेम आ रहा है जा रहा है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। क्या ये कांग्रेस की गलती थी या कांग्रेस ने दे दिया, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गिफ्ट कर दिया? ये जानने के लिए मेरे विचार में ये पूछना होगा कि और क्या इसके बारे में क्विड प्रो को हुआ, और क्या परिस्थितियां थी और क्या तर्क थे जो कि दिए गए। उस समय श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला में तमिल, जो भारतीय मूल के तमिल लोग थे, उनके लिए कुछ नई परिस्थितियां पैदा की जा रही थी और श्रीलंका की सरकार को मनाने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पर जो तमिल लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी लोकल गवर्नमेंट की वगैरह, उसके बारे में भी कोई बातें चल रही थी। तो इस दौरान इस द्वीप को एक पहलू बना करके कोई और समझौता बड़े क्षेत्र पे किया गया उभय पक्षों के बीच में, उसके बारे में जाने बिना ये कहना मुश्किल होगा कि भारत ने सिर्फ अपना टेरिटरी ही सरेंडर कर दी। फिर तो नेहा, अगर मैं आऊंगा नायडू साहब आपके पास, फिर तो नेहा एक तरीके से ये तो फिर चुनावी जुमला हुआ ना। चुनाव के बीच में दक्षिण में क्योंकि कमजोर है बीजेपी, अगर इसको डायरेक्टली देखा जाए तो। अब हमारे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कह दिया, जो फॉर्मर एम्बेसडर उन्होंने कह दिया कि उस वक्त क्या क्विड प्रो क्यों हुआ। तो अब जो है कहीं ना कहीं ओनस तो आपका बनता है। आप बताइए देश की जनता को। म्यूट हैं आप। हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत क्लियरली एक बात कही है कि 1974 तक इस द्वीप पर भारत का कब्जा था, भारत के पास सारे राइट्स थे। तो जैसा उन्होंने कहा, अगर आरटीआई लगी और उसमें क्लियरली पता चला है कि भारत ने उस समय एक समझौता किया, भारत की तत्कालीन सरकार ने, और उस समय ये फिशिंग राइट्स जो हैं वो श्रीलंका को दिए गए, और उसका असर ये हुआ कि जो आंकड़े आज जयशंकर जी ने हमारे सामने रखे कि पिछले 20 सालों में 6000 से ज्यादा मछुआरों को वहां की सरकार ने हिरासत में लिया, उनको बाद में छोड़ा गया, लेकिन एक संघर्ष लगातार चलता रहा। 1175 हमारी जो नौकाएं होती हैं मछली पकड़ने वाली, उनको वहां पर रोका गया, प्रताड़ना भी एक तरह की उनके साथ की गई। ना इशू यहाँ पर यह आता है कि अगर क्विड प्रो को कोई हुआ था तो अभी तक तो सार्वजनिक जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं है। जयशंकर जी ने अपने बहुत डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं दोबारा बोलूंगी, वी हैव डिप्लोमैट्स ऑन दिस पैनल, जयशंकर जी इज नेक्स्ट डिप्लोमैट। और अगर आपने उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी
और मैं उनके नोट्स पढ़ रही थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो बहुत बारीकी से उन्होंने इस विषय को समझाया है और अभी तक जो पता चला है इसमें कोई क्विड प्रो को नहीं था। तो बिना किसी कारण के कोई देश अपनी संपत्ति, अपनी जमीन क्यों किसी और देश को देगा, ये मेरी समझ से तो बाहर है। और जाहिर है कि ये भारत की और तमिलनाडु के लोग भी आज कांग्रेस से पूछेंगे। अब ये चुनाव के समय क्यों आया है? अब चुनाव के समय तो बहुत सारे इश्यूज निकल कर आते हैं और वो चुनावी मुद्दे बनते हैं या नहीं बनते हैं तो हमें रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन क्योंकि देश में चुनाव है, इससे देश की संप्रभुता को लेकर अगर कोई मुद्दा आता है उसको उठाना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। ठीक है, जवाब दे दीजिए दीपक, उसके बाद अनुराग आपके पास आता हूँ डिटेल कमेंट के लिए, जल्दी और छोटा जवाब। देखिए मतलब जब जब सचिन जब जी, जब जो एक द्वीप है मैं ना, एक लाइन ऐड कर रहा हूँ जो मैंने नेहा के साथ भी की कि एक तो चुनावी, दूसरा ये जब चीज इतनी ज्यादा सेंसिटिव है और कैसे हमारे को वेंकट जी ने समझाया कि कैसे वहाँ लाइवलीहुड कितनी जो है वहाँ पर जानों का सवाल है, उनके लिए वही है सर्वाइवल वहाँ पर। और अगर हम उसको जो है एक बर्निंग इशू बना करके या फिर मिलिट्री इशू बना करके अगर कुछ ऐसा कुछ कर दें कि वहाँ पर फिर उन लोगों का तो सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, बहुत छोटे कुछ वोट्स के लिए या फिर उसके लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि मतलब हम ये चाहे जो भी इशू है इस पर हम ऑन बोर्ड एक साथ रहें। सचिन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जब प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा था। आज देखिए जब से मोदी सरकार आई है तब से आपको सभी देशों के साथ अपनी सीमाओं पे तनाव देखने को मिलता है, चाहे वो नेपाल हो, नेपाल भी आपको आंखें दिखाता है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है मोदी जी की कि नेपाल मोदी जी को आंखें दिखाता है? बात यह है कि सचिन भाई, ये 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी फटा था तो रामेश्वरम से लगभग 19 किलोमीटर और जाफना से लगभग 16 किलोमीटर दूर पे ज्वालामुखी बना। 1974 में 4 समझौते हुए थे, 4 जलमार्ग के समझौते हुए थे। उस समझौते के तहत बात हुई थी इंदिरा गांधी जी के ऊपर। और आप ये भूल जाते हैं, भाजपा ये भूल जाती है कि इंदिरा गांधी जी वही नेता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी को आप समझते कोई डरा सकता है? कोई मजबूरी नहीं होगी। इंदिरा गांधी चाहती थी हमारे देश का विकास हो, हमारे पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना रहे। उन्होंने हमारे को कोई अधिकार से वंचित नहीं किया था, वहां पे हमारा पूरा का पूरा अधिकार था। 2014 तक हमारे मछुआरे जाते थे, हमारी सारी चीजें उतना ही अधिकार था। एक कॉमन लैंड यूज आप कह सकते थे कि कॉमन यूज के लिए रखी गई थी। लेकिन आज भाजपा सरकार आने के बाद सवाल उठता है कि वहां पे हमारे मछुआरों के ऊपर कार्रवाई क्यों होने लगी, पकड़ने क्यों लगे, आरटीआई अभी क्यों डाली गई? 10 साल से मोदी जी थे, क्या कुंभकर्ण की नींद सो रही थी भाजपा सरकार? 10 सालों में आपको याद नहीं आया कि साउथ में हमारा एक कच्चा द्वीप फंसा हुआ है, वहां पे आप लेके आइए अगर आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं तो कुल मिला के भाजपा के लिए भावनाओं का व्यापार करना सचिन भाई बहुत आसान है और हम सब लोग अपनी मातृभूमि के लिए जान देने के लिए तैयार है। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1971 में करके दिखा दिया है। मोदी जी के अंदर 56 इंची सीना है तो बताइए पीओके को आप लेके आए? आप रोज चिल्लाते थे टीवी डिबेट में, बोलते हम पीओके लाएंगे, इनके सारे मंत्री बोलते थे। और बेशर्मी की बात तो ये होती है जब भाजपा के नेता जो कहते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ है तो कहां से फिर वही पीओके पे आ गए। फिर मैं चाइना की जमीन गिराने शुरू कर दूंगा, फिर मैं चाइना की जमीन गिरानी शुरू कर दूंगा, फिर यूएन की लिस्ट आ जाएगी, फिर तमाम चीजें आ जाएंगी, किसने बनने दिया? नहीं सर, फिर फेलियर ही गिनाने लगेंगे तो 60 साल कौन रहा और किसके बड़े फेलियर, फिर उस पर बात हो जाएगी। इतने एमिनेंट जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं तो हम चीज को समझ तो ले जो आज से पहले हमारे को पता ही नहीं थी। अनुराग नायडू, एक कमेंट आपका, मतलब क्या सच में इतना आसान है? बहुत आसानी से कह देते हैं कि भैया पार्टियां भावनाओं का वो कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, लेकिन फिर कह देते हैं पीओके कहाँ है, फलाना कहाँ है। इतना आसान है या फिर इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ जो वहां पर मछुआरे रहते हैं? ये बिल्कुल ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है। अगर आपको देखेंगे मुझे लगता है कि हमें इसको एक लड़ाई की भावना से ना देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि मोदी जी किस भावना से कह रहे थे या जयशंकर जी का कहने का तात्पर्य क्या था। तात्पर्य ये है कि इतना बड़ा जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट इस पूरे मैटर का है इसको ओवरलुक किया गया। ओवरलुक कैसे किया गया? अगर आप देखेंगे तो नॉट जस्ट एन आइलैंड, ये पूरा रामेश्वरम और हमारे हिंदुस्तान के जो मछुआरे उनका इकोनॉमी है
उस पर डिपेंडेंट था। देयर मेजॉरिटी जो मछुआरे हमारे फिशिंग ही करते थे, आज भी करते थे, 1974 में भी करते थे, उसके पहले भी करते थे, ये हमारा प्राइमरी सोर्स था। मुद्दा ये है कि इतने सालों से, पिछले 10 सालों में, हाँ ये बात सही है कि पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार थी, बहुत कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें समझना होगा कि जो जो 1974 के एग्रीमेंट हुए थे, इसने मोदी जी के ऐसे हाथ पैर बांध दिए, और ये अपने मन की पीड़ा जो है मोदी जी कह रही है, ये भावना, ये देखिए आपको समझना होगा कि कुछ करने की स्थिति में आज हम है नहीं, क्योंकि हमारे सामने आज चाइना है, हमारे सामने हमारे और तकलीफें हैं, हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक एग्रीमेंट ऐसा बन चुका था जिसको हमें आज के तारीख में बदलना बहुत मुश्किल है, बट हमें प्रयास करना होगा। ये अगर बात हम सही झुके है, तो हम क्यों लेकिन झुके आपको ये सर? समझना होगा कि जब नेहरू जी ने लेटर लिखा था, उस लेटर में उनकी भावना क्या थी, उन्होंने क्या लिखा था, कुछ शब्द मैं बताना चाहता हूँ, जैसे लिटिल आइलैंड, इट हैज, I would like to have no hesitation in giving up a claim to it, and I do not like matters like this pending indefinitely. That means उनके लिए मैटर बहुत छोटा था। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज जब हम बोलते हैं कि भाजपा एक उत्तर भारतीय पार्टी है, एक जमाने में कांग्रेस भी ऐसी था। कांग्रेस 1974 में भी दक्षिण भारत से जाके काफी रिसोर्सेस आते थे, लेकिन जो पूरा पावर सेंटर था वो नॉर्थ में सेंट्रिक था। तो साउथ के प्रति कांग्रेस का जो अप्रोच रहा है, एंड इट इज प्रूवन बाय फैक्ट कि उतना कुछ खास रहा नहीं है, साउथ अपने आप में ग्रो हुआ है। तो कांग्रेस ने जो करना चाहिए, जो फोकस साउथ देना चाहिए, वो दिया नहीं था। और इसीलिए अब मैं कहता हूँ कि मोदी जी आज अभी क्यों ये मैटर आ रहा है, क्योंकि ये चुनाव है, बिल्कुल चुनाव है, और मोदी जी और भाजपा ये स्पष्ट रूप में कहना चाहती है कि जो हमें आप टारगेट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक साउथ की पार्टी नहीं है, तो जो आज हम स्थिति आप श्रीलंका में और जो आज स्थिति आप आइलैंड में देख रहे हैं, ये इसका मूल कारण कांग्रेस है। और ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कहना ये चाहते हैं कि अगर आप एक बार फिर और विश्वास दिखाए एक बार भाजपा पे, और इसको मुझे लगता है मोदी जी की जिस तरह से इंटरनेशनल स्टेचर है और जिस तरह का कमांड है, मुझे लगता है कि ये आइलैंड वापस लेना या एटलीस्ट फिशिंग राइट्स को सिक्योर करना, ये मुझे लगता है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल मोदी जी के। देखिए आज फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस, आई एम नॉट काइंड टू डिमीन, अगर हम डिमीन नहीं करें, सिचुएशन जैसी है श्रीलंका की, हम कुछ आर्थिक मदद करके, कुछ सहायता और करके, मुझे लगता है कि ऐसे ट्रेड ऑफ में हम, और बिल्कुल आप रेफरेंडम भी चलाए और आइलैंड में, मुझे लगता है कि भारत के साथ या तमिलनाडु के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो मुझे लगता है ये करने के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रेचर और विल की जरूरत है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी में है। अगर हम ये सब समर्थन करें और तमिलनाडु की जनता आशीर्वाद दे, मुझे लगता है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल। जो जिस तरह का फोकस मोदी जी ने पिछले 9 साल में साउथ की तरफ किया है, लुक साउथ, ये मुझे लगता है अनप्रेसिडेंटेड है। यही चीज जयशंकर जी और मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि इतने सालों में कांग्रेस ने जो इंपॉर्टेंस साउथ को नहीं दिया, उसका नतीजा है जो हम आज देख रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये बहुत हमें समझना होगा भाव, क्योंकि लड़के क्या होगा, लड़के कुछ नहीं होगा आज के दरबार, लेकिन अगर हम समझ लाए और जनता के दरबार में जाए, आज चुनाव का समय है, मुझे लगता है जनता खुद जवाब दे देगी। ठीक है दीपक झा, अब आया समझ में। ये तो एक्सपर्ट है, इन्होंने खुद बता दिया। 74 में वो एग्रीमेंट के ऊपर साइन ही ना किया होता तो आप बैठे होते वहाँ पर, क्योंकि दक्षिण से जो है वो नहीं खिलता था, सत्ता आती थी उत्तर से, इस कारण से दक्षिण को जाने दिया। यही नायडू साहब ने समझाया। देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको खुद बताया कि 4 समझौते हुए थे। 4 समझौतों में एक हमारे कॉमन लैंड यूज हो गया था। ये लैंड जो थी कॉमन यूज के लिए थी। आप इस तरीके से इसको समझिए। इंदिरा गांधी जी डरती नहीं थी। इंदिरा गांधी जी, मैंने आपको पहले भी बताया, 1971 में पाकिस्तान की 2 फाड़ कर दिए थे। तो इंदिरा गांधी को मैं वही फिर से बात रिपीट करूंगा जो आज यहाँ पे नायडू साहब या रायडू साहब बैठ के बातें कर रहे हैं कि लोग साउथ को कांग्रेस ने, अरे हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान एक है। आप नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट को बांट के आग लगाने की बात मत करिए। भाजपा की भाषा, भाजपा की जुबानी में बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। देश की जनता ये भी समझती है। बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जनता ने ताकत दिया है। आप सारे एग्रीमेंट्स रद्द कर सकते हैं। सचिन भाई, ऐसा कोई सर वो साथ ये भी तो कह रहे हैं ना कि वो जो एग्रीमेंट आप लोगों ने बनवाया वो हाथ भी बांधता है पीएम के, कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अरे तो आप हाथ देखिए, आप सारे संविधान बदल सकते हैं, सारे नियम कानून। सर संविधान कौन सा बदल दिया? फिर वही बात है, राहुल गांधी खड़े होकर कह रहे हैं संविधान बदल दिया। ठीक है, नहीं हाँ जवाब दीजिए। अरे संविधान में संशोधन तो करते हैं ना। सुनिए, दूसरी बात मैं कहूंगा। हाँ ठीक है, आप जो है खड़े होकर गिफ्ट करते रहिए और हम जो है संविधान में संशोधन करते रहे। बहुत अच्छा। नहीं आपका एक कमेंट, फिर उसके बाद मैं अपने दोनों एमिनेंट जो है वेंकट जी के पास जाऊंगा और मनीष जी के पास जाऊंगा। आपको पूरा मौका मिला, आप सुनिए, जवाब भी सुन लीजिए। दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं,
नेहा जोशी जी से सवाल करिए कि 11 अरे सवाल कर लिए, 111 एंकर ने गांव सवाल क्यों कर दे लिए, दिए मुझे जवाब कर देने लिया दो। कर लिया, मैंने सवाल कर आपने लिया। सवाल जब किया। मैंने आपसे सवाल किया तब विरोध आपने कहा कि किया था और फिर संविधान में दिया। कर दीजिए संशोधन। मैंने तो कर दिया गिफ्ट, अब वापस ले नहीं सकता हूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं कह रहा हूं ना, लेके आइए हैप्पी इसको। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। लाने की हिम्मत रखते हैं, लेके अब आइए ना, मैं है ना, कहता अब हूं। हैप्पी बर्थडे का अरे गिफ्ट वो कैसे हमारा वापस ये ले लूं? सचिन भाई कैसी बातें करते हैं, तो भाजपा संविधान के में आने के कैसे बाद आप, वहां पे बदलाव हो गया। ठीक है, भाजपा आई है, सिर्फ वहां सिर्फ से नेहा की हमारे लोग आवाज, नहीं जा सकते। नेहा आप, फिर उसके बाद महेश सर। देखिए, कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता डिबेट करने आते हैं, ये तथ्यों पर डिबेट नहीं करते, ये रेटोरिक पे डिबेट करते हैं कि अरे इतना ही दम है तो मोदी जी ले आए। अरे भैया, आपने कोई अग्रीमेंट किया है वहां पर, पहले तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों किया ऐसा। जब आपकी संपत्ति थी, आपके देश का अभिन्न अंग था, तो दूसरे से क्यों आपको परमिशन लेनी पड़ रही थी, इसका जवाब नहीं देंगे। आप कहते हैं भाजपा भावनाओं से खेलती है, इमोशन से खेलती है। आप ही की पार्टी है कि जब पुलवामा पर हमारे जवानों पे हमला हुआ था, बहुत एक त्रासदी हमारे देश से गुजर रहा था, उस समय आपको उसमें भी चुनाव दिख रहा था। मैं आपको याद दिला दूं कि जब एयर स्ट्राइक भी हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, आपको प्रूफ चाहिए था, आपको उसमें राजनीति चुनाव दिख रहा था। आप इस समय राजनीति में इतने अप्रासंगिक हो चुके हैं, मुद्दा विहीन हो चुके हैं कि आपको देश की बात करें तो आपको राजनीति दिखती है, महिलाओं की बात करें तो आपको राजनीति दिखती है, युवाओं की बात करें तो आपको राजनीति दिखती है, भ्रष्टाचार की बात करें तो आपको राजनीति दिखती है। अब देखिए सर, आपको राजनीति अगर दिखती है क्योंकि आपकी खत्म हो गई है इस देश में राजनीति, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश आगे बढ़ना बंद कर देगा। ये सवाल पूछे जाएंगे और जब ये सवाल पूछे जाएंगे तब इसके समाधान निकाले जाएंगे, वो संवैधानिक तरीके से वो समाधान निकाले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है ना आपकी तरह, आप कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने तो बड़ा देश के दो फाड़ कर दिए थे। हम सबको पता है कि क्या हुआ था उस समय, क्या टाइमलाइन थी, किस तरीके से भारत ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कांग्रेस के समय में किए थे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, उस समय की परिस्थिति हम सबको पता है। हमें इतिहास मत सिखाइए। लेकिन आज का भारत इसलिए सवाल पूछना बंद कर देगा क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि राजनीति ऐसा नहीं हो सकती। बोलिए दीपक। सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते ना महेश जी, नहीं महेश जी, गलतियां तो हुई है ना सर, ठीक है। 71 में जो है वो 2 टुकड़े कर दिए थे, मुक्ति वाहिनी है, बांग्लादेश बन गया और तमाम चीजें, लेकिन इतिहास में गलतियां हुई हैं। और एक 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 जिसे कहते हैं कि एक लुकिंग फॉरवर्ड जो अच्छी सरकार वो होती जो मान ले कि हाँ भैया गलती हो गई थी, तो अब जो है उसको सुधारा जा सकता है। महेश सर जी, क्या सवाल है मेरे लिए? मैंने कहा अगर गलती हो गई थी तो उसे सुधारा जा सकता है ना, तो उसको मानने में क्या हर्ज है कि भैया आपने जिक्र ही क्यों कर दिया, कच्चा थी वो आ कहां से गया, ये तो भावनाओं का कारोबार है, इसका जिक्र मत कीजिए। यानी कि गलती आपको डर लगता है ना, इसका जिक्र मत कीजिए। इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है अगर दोनों पक्ष इस पर राजी हों। अगर एक पक्ष जो श्रीलंका, मुझे लगता है कि शायद ही राजी हो कि वो अपने आप से हस्तांतरित कर दे इस द्वीप को भारत को, तो उसको मनाने के लिए एक पैकेज की तैयारी करनी होगी, कुछ निगोशिएशंस करने होंगे। और दूसरी तरफ ये भी ख्याल रखना होगा कि पेनी वाइज और पाउंड फूलिश तरीके से ऐसा न किया जाए। द्वीप को लेकर के हम इतने अड़ियल न हो जाएं कि श्रीलंका को मौका मिले कि ये कहने का अपने लोगों को कि भारत बिग ब्रदर की तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, या चीन को इसमें दखलंदाजी का मौका मिले। तो ये सब चीज़ें संवेदनशील हैं और इसको एकीकृत करके एक तरह से कंसेंशुअल डिसीजन लेना ज़रूरी होगा दोनों देशों के बीच में। ठीक है सर। और क्या कहते हैं अनुराग जी और वेंकट जी, आपको लगता है कि इस पे अब क्या पहल की जा सकती है, कैसे हो सकता है बनिस्बत इसके हम ये उलझें कि भैया किसकी गलती थी या किसकी नहीं गलती थी, ये कह करके सिर्फ इतना कह करके कि भैया ऐसा है, इसका तो नाम ही ना लो। वेंकट जी आप सबसे पहले। ये बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि ये किसकी गलती है, ये ऐसे जानने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये मुद्दा इसलिए बन गया है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी 40 MPs को भेजता है लोकसभा में। ये बहुत क्रूशियल है। ये समझते हैं कि शायद बीजेपी वाले
अगर इसके बारे में कुछ हल्ला मचाएं तो शायद तमिल लोग बीजेपी को वोट दे सकते हैं। अब देखना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका सॉल्यूशन बिल्कुल पॉसिबल है और हम श्रीलंका को सदियों से मदद करते आ रहे हैं। जब उनका इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था, $4 बिलियन मदद किए हैं हम। और वहाँ सब लोग हिंदुस्तान को बहुत प्यार से देखते हैं। लेकिन आज के और श्रीलंका को तो चाइना वो हैंडल कर रहा है ना। यह बिल्कुल कर रहा है, लेकिन जो ओपिनियन है, क्योंकि ये श्रीलंका के बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, वो लोग हमेशा इंडिया आते हैं क्योंकि बुद्ध भगवान जो बिहार में लिए हैं। आप जब भी जाओगे वहाँ हजारों लोग श्रीलंका के बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे। तो श्रीलंका जानती है और इंडिया भी जानता है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसका एक सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ चुनाव ख़त्म होने के बाद ये फॉरेन मिनिस्टर लेवल या कोई सीनियर ऑफिशियल लेवल, दोनों देश के लोग मिलके इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि अब ये तो हम वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे मछुआरों को वहाँ जाके आराम करने का और वहाँ मछली पकड़ने के लिए इजाज़त दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल हो सकता है और ये इसको ऐसा एक जॉइंट मैनेजमेंट जैसा होना चाहिए। श्रीलंकन और इंडियन अथॉरिटीज़ इसके ऊपर निगरानी रखें और जिसका अनुराग, एक्सेस। एक वक्त तो हमने वो भी देखा ना, अब कांग्रेस भूल जाती है कि जब अलग तमिल राष्ट्र की मांग होती थी, लिट्टे क्या कर रहा था और किस वक्त डिस्टर्बेंस करने की कोशिश थी, हमने तो वो वक्त भी देखा है। लेकिन राजीव गांधी को अपनी जो है वो शहादत देनी पड़ी, कैसे वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स भी भेजा गया था, हमने तमाम चीज़ें देखी हैं। अब ये भूल जाते हैं कई बार झा साहब हमारे। लेकिन अनुराग कि अब अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को अंडर द कारपेट डाल करके हम चुपचाप सो जाएं, क्या ये सोल्यूशन है? बिल्कुल 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 ये सोल्यूशन नहीं है। और मैं ये चीज से भी बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप इस पे प्रश्न ना उठाए। चाइना वॉर करीब हो जाएगा श्रीलंका के, अब कब तक ऐसे रहेंगे? मतलब ये देखो, एक चीज आपको समझनी होगी कि चाइना का जिस तरह से जितना रिलेशन होना चाहिए श्रीलंका के साथ वो तो है। आप चाहे ये अब द्वीप का अगर प्रश्न उठाए ना उठाए, कच्छतेरु का प्रश्न उठाए ना उठाए, ये होगा, ठीक है। आप इसको नहीं रोक सकते। बियॉन्ड द पॉइंट मुझे लगता है कि हम ऐसे ना रिएक्ट करें कि कोई एक श्रीलंका की प्रॉपर्टी जिसको हम जाके लेने की बात करें। नहीं, हम एक एग्रीमेंट जो हुआ था, जो गलत समझौता था, उसको सही करने का प्रश्न है, उसको सही सुधारने का, हिस्ट्री को सुधारने का प्रश्न है। और ये सुधारने की अगर किसी में क्षमता और लीडरशिप है तो आज के नेतृत्व में है। तो ये बात हमें मानना पड़ेगा कि आज का नेतृत्व पिछले 30-40 सालों में सबसे पावरफुल नेतृत्व आज इंडिया का है। नॉट ओनली श्रीलंका, ग्लोबली आज मोदी जी की एक अपने आप में एक छवि है और अपने आप में एक इन्फ्लुएंस है। इसका हम अगर इस्तेमाल आज नहीं करेंगे और अगर इसको हम अंडर द कारपेट आज रखेंगे तो ट्रस्ट मी, हम अगले 50 साल ये मामला नहीं सुलझा पाएंगे। और मामला सिर्फ मछुआरों की, मामला सिर्फ इकोनॉमी और ये भारत के इंटीग्रिटी से जुड़ा नहीं है। मामला जुड़ा हुआ है कि 6000 मछुआरे जो अरेस्ट हुए हैं ये होते रहेंगे। मामला जो है मछुआरों की जो प्रताड़ना है वो होते रहेगी। मामला आपको ये समझना होगा कि तमिलनाडु में तमिलियंस, श्रीलंका में जो तमिलियंस होते हैं वो एक माइनॉरिटी ग्रुप, और उनके साथ जो प्रताड़ना होती है वो होते रहेगी। जब तक आप इस पे एक मूव, कलेक्टिव एक कॉल लेके पार्लियामेंट में, मुझे लगता है कांग्रेस जिस तरह का जो टोन है, मुझे उसमें मुझे बड़ा एक बहुत हर्ट महसूस होता है कि ये ना कहते हुए कि आप जाके लेके आइए अगर आप में दम है। इससे अच्छा ये करते कि जो हुआ है हो गया, हमारी जो गलती हो गई, आप पार्लियामेंट में जब सरकार बनेगी आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, हमारा समर्थन रहेगा, हम मिलके इस पे निगोशिएट करेंगे, हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ रहेंगे। क्यों ना हम एक कंस्ट्रक्टिव बात करें? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि आप मुझे बताइए, 2 बैक टू बैक सरकारें, 300 सीट, इस बार 400 सीटों की बात हो रही है। पिछले 40 साल में आपने इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर देखा है? नहीं देखा है ना। अब ये तो नंबर स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो अगर आपको पता है कि इतना डिसाइसिव गवर्नमेंट है, इसका क्यों ना हम उपयोग करें और क्यों ना हम कंस्ट्रक्टिव वे में इस मैटर को सुलझाने की बात करें, ना कि और उलझाए। और आप ये देखिए, आप भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आप एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने दे रहे हैं। और श्रीलंका बिल्कुल आज निगोशिएटिंग टर्म्स में बिल्कुल है, बिकॉज जिस तरीके आर्थिक मदद हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे,
लेकिन अगर ये फॉर द नहीं, वेलबीइंग जाहिर ऑफ सी द बात है। पीपल, और मुझे लगता है दीपक, कि आई आप अप्रिशिएट कि 25 आपने में वो अगर एक संविधान वाली रेफरेंडम भी बात भी की, चला बिल्कुल। तो लोग और जुड़ना मुझे चाहेंगे लगता है भारत कि देश के आप साथ। जो है एग्री करेंगे। और नया मेरे पास वक्त इतना ही है क्योंकि मेरे को एक दूसरी खबर का रुख करना पड़ रहा है, इस कारण से मुझे शुक्रिया करना पड़ेगा अभी फिलहाल। ज़रूर ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अच्छा लगा आप सबका जो है पर्सपेक्टिव जो है इसके साथ सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया है। या केजरीवाल को 15 अप्रैल तक रखा जाएगा। ऐसे में केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा, हम आपको ये समझाते हैं। हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ने तिहाड़ जेल के पूर्व चीफ स्पोक पर्सन सुनील गुप्ता से बात की।